Summary of the subtle art of not giving a fuck. किस चीज़ की कोशिश कर रहे हो? मुझे ये सवाल आपसे पूछना है। खुश रहने की। लेकिन कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आजकल हमारे आसपास ये माहौल बन गया है, फैशन बन गया है। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव पॉजिटिव पर जोर देकर असलियत को मानने से इनकार करते हैं लोग। वो कहते हैं ना हमारे आसपास में लोग कि ज़्यादा स्मार्ट बनो, खुश रहो, अट्रैक्टिव बनो, जिम जाओ, बॉडी शॉडी बनाओ ताकि लोग तुमसे जलें। अच्छा सोचो, ज़िंदगी में अच्छा होगा। लेकिन ये सब चीज़ों का ड्रामा करने की ज़रूरत क्या है? तो ये सब चीज़ें करने के लिए आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद को बार बार जोर देकर बोलते हो मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन पॉजिटिव बनने पर इतना जोर क्यों देना? ये चीज़ हमको यही तो याद दिला रही है कि हम खुश नहीं हैं, तभी तो ये सब कर रहे हैं। क्योंकि जो आदमी सच में खुश होगा उसे क्या ज़रूरत है आईने के सामने खड़े होकर बार बार बोलने की कि मैं खुश हूँ। जो आदमी वास्तव में पैसे वाला होगा उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पैसे वाला हूँ। तो मेरे कहने का मकसद क्या है? दुखी रहना शुरू कर दें? नहीं। दरअसल आप नोटिस करना, आपके आसपास टीवी, न्यूज़पेपर, ऐसी ऐसी एड्स आती हैं इनके अंदर जो आपको पॉजिटिव फील करवाने की कोशिश करते हैं कि ये घर खरीद सकते हो आप, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। लेकिन असल में वो ये चीज़ें करके उनको भी नहीं पता, आपको यही याद दिलवा रहे हैं कि आपके पास ये सब चीज़ें हैं ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आज सोशल मीडिया पर हर कोई ये दिखाने की कोशिश करता है कि देखो मेरी लाइफ तुमसे कितनी कूल है, देखो मैं नई कार लाया। तो हम भी उस चीज़ को देख करके कुछ टाइम के लिए उसमें खो जाते हैं। और यहाँ सिर्फ सोशल मीडिया पे एक बंदा नहीं है जो अपनी खुशी दिखा रहा है, यहाँ पर सबके सब कर रहे हैं। पूरी की पूरी न्यूज़ भरी पड़ी है इससे। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे दिखाने की कोशिश की जाती है बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, कोई दुख है ही नहीं इनकी लाइफ के अंदर। तो इनकी खुशी को देखकर कुछ टाइम के लिए हमें भी खुशी होगी, लेकिन जब इससे बाहर आएंगे अपनी दुनिया के अंदर तो वो जो हमारा दुख था, टेंशन थी थोड़ी सी, वो बड़े डिप्रेशन में बदल जाएगा। कि देख उसकी तो शादी हो गई, कि उसको कार गिफ्ट में मिली है, कि एक बच्चे ने ऐप बनाकर $2 बिलियन में बेच दिया, कमा लिए, और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, बैठकर अपनी बिल्ली को सहला रहा हूँ। ये सब देखकर ना चाहते हुए भी एक चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाएगी कि मेरी ज़िंदगी तो कितनी बेकार है। तो इससे होगा क्या? एक छोटी सी टेंशन दिमाग में थी वो डिप्रेशन में बदल जाएगी। पता है पहले के टाइम पर, हमारे ग्रैंडफादर के टाइम पर क्या होता था? जब इंसान खाली खाली बैठा बैठा रहता था तो उसको ऐसा लगता था सारी ज़िंदगी गोबर के बीच में ही काम करना है क्या। फिर उसके बाद कुछ करने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता था तो वो क्या करता था, बारिश आने से पहले कम से कम गोबर सुखा लेता था, अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट करता था, जो भी वो है उसको एक्सेप्ट करता था और काम कर लेता था। टेंशन तो उस टाइम के आदमी के पास भी थी। लेकिन आज अगर 10 सेकंड के लिए हम बोर हुए ना, फिर सोशल मीडिया खोलकर देखेंगे, कुछ शानदार ज़िंदगी देखने को मिलेगी। लेकिन फिर वापस अगर हम बाहर आएंगे अपनी इसी ज़िंदगी में तो हमारा दुख जो है उसका लेवल बढ़ चुका होगा। तो आप पूछोगे क्या करें? तो इसका सॉल्यूशन है लोड ले लो, तकलीफ़ को एक्सेप्ट कर लो, लाइफ में जो आ रहा है उसको आने दो। कम से कम खुश रहने का दिखावा मत करो। दिमाग पर दबाव देने से क्या होगा, और ज़्यादा दुखी हो जाओगे। क्योंकि इस बुक में बार बार एक ही चीज़ पर जोर दिया गया है कि पॉजिटिव के बारे में बार बार सोचने से नेगेटिव फीलिंग को ज़्यादा इनवाइट किया जाता है। उल्टा अगर नेगेटिव को अगर हम एक्सेप्ट कर लें कि भाई हम जैसे हैं वैसे हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम अपनी कंडीशन में सुधार करेंगे, तो शायद अच्छा फील हो सकता है। दिमाग का दही हो गया ना। एक बार फिर से सुनो जो इसने बोला, पॉजिटिव की चाह नेगेटिविटी है और नेगेटिव को एक्सेप्ट करना ही पॉजिटिविटी है। इसको बोलते हैं बैकवर्ड्स लॉ। इसका मतलब आप जितने बेहतर बनने की कोशिश करोगे, उस पर जोर देते जाओगे, उतना ज़्यादा ही परेशान होते जाओगे। इसके बजाय अगर आप सोचो कि कभी कभी ऐसा भी तो होता है कोई चीज़ हमारे साथ बुरी हो गई, उसकी वजह से कुछ अच्छा हो गया हो, जैसे कोरोना वायरस। इसके आने से सब परेशान हैं कि ये क्या हो गया, लेकिन इसके बुरे के पीछे एक अच्छी चीज़ भी तो देखो। एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जैसे कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था इतने टाइम से। एनवायरनमेंट क्लीन हो गया। अगर जीभ में छाला हो जाता है, वो दर्द देता है, तो उससे रोना आता है, तो उससे एक चीज़ और भी तो होती है, हम गंदा नहीं खाएंगे, फास्ट फूड नहीं खाएंगे तो हमारी हेल्थ में सुधार होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें गिनवा सकता हूँ मैं, आप बोलो तो। लेकिन बात समझ में आ गई होगी, इतना बहुत है। तो नेगेटिव को इग्नोर करने से, अनदेखा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ना किसी की हुई है आज तक। शायद एक्सेप्ट करने से हो जाए। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। मैं क्या करता था, बेमतलब की चीज़ों पर लोड लेना बंद कर दिया। मैं बहुत लोड लेता था। मैंने क्या किया, कैसे किया ये, जैसे हम दिन भर में कितनी बेकार की चीज़ों की परवाह करते हैं।
पेट्रोल पंप पर अगर पेट्रोल भरवाने वाला बदतमीजी कर दे और चिल्लर पकड़ा दे हमारे हाथ में, या फिर टीवी पर हमारा शो नहीं आ रहा है, ऐसी बकवास की चीज़ों में हम लोड लेते हैं। इस चक्कर में शायद हम दूसरी ज़रूरी चीज़ों को भूल जाते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है। शायद हमारे बेटे के पेट में दर्द हो रहा है, शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, इस चीज़ का लोड नहीं आ रहा दिमाग के अंदर। टेंशन किस बात की है? टीवी पर हमारा शो नहीं आ रहा, इस चीज़ की टेंशन है। तो पहले तय तो करो वास्तव में आप जिन चीज़ों की टेंशन ले रहे हो वो चीज़ें आपके लिए इतना ज़रूरी है भी क्या। तो चिंता तो करो, ये तो हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है, चिंता करना ज़रूरी है, लेकिन बेकार चीज़ों के लिए नहीं। क्योंकि जो लोग ये बात समझ जाते हैं ना, वो अपनी चिंता को सही चीज़ों के लिए बचा कर रखते हैं। स्मार्ट लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि प्रॉब्लम्स के बिना कोई भी ज़िंदगी नहीं है, चाहे मेरी ज़िंदगी, चाहे किसी सेलिब्रिटी की ज़िंदगी। किसी की ज़िंदगी में छोटी प्रॉब्लम है, किसी की ज़िंदगी में बड़ी हो सकता है। जो चीज़ आपके लिए बड़ी हो किसी और के लिए छोटी हो। जैसे मैंने देखा एक स्टोर हाउस पर एक बूढ़ी औरत एक किसी कूपन के लिए लड़ रही थी, कूपन के लिए चिल्ला रही थी। मैंने कहा सिर्फ एक कूपन ही तो है सस्ता सा, लेकिन उस बूढ़ी औरत के लिए वो बहुत कुछ था, क्योंकि इसके लिए इसके अलावा लाइफ में कुछ और है ही नहीं, इस कूपन के अलावा लाइफ में कुछ है ही नहीं। शायद इसलिए क्योंकि उसका हस्बैंड उसको छोड़ गया है, बच्चे उसके साथ में रहते नहीं हैं, कमर में दर्द रहता है, टेंशन बहुत है, तो उसके पास है क्या करने के लिए? ये कूपन वाला काम। तो ये ऐसे में वो क्या करे? वो कूपन ही उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मेरे लिए बहुत छोटी है वो समस्या। शायद आपको भी इस बात की टेंशन है कि आपके एक्स बॉयफ्रेंड की फ़ोटो किसी दूसरी लड़की के साथ में सोशल मीडिया पे क्यों आए, इस चीज़ की फिक्र है। तो आप सोचो आप में और उस अम्मा में फ़र्क क्या है। पता है इससे क्या साबित होता है? कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई ज़रूरी काम है नहीं करने के लिए, मतलब बचा ही नहीं है अब, इसलिए आप बेकार की चीज़ों को ज़रूरी मान रहे हो। वो बेकार की चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। लेकिन टाइम के गुजरने के साथ साथ हमें पता चलता है कि जिन चीज़ों के लिए हम फील करते थे, जिन चीज़ों के लिए हम रोते थे, वो ज़्यादातर चीज़ों का तो हमारी ज़िंदगी में रोल ही नहीं है आगे। वो सब चीज़ें तो बेकार थी, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट किया। और जब ये फील होने लग जाता है ना, जब ये फीलिंग आती है, तो इस चीज़ को कहते हैं मैच्योर होना, मैच्योरिटी, परिपक्व होना। और समझ में आने लगता है कि परवाह करने वाली चीज़ें अलग है। और आपने देखा होगा जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक्सेप्ट करने लगता है उम्र के बढ़ने के साथ में कि मैं जैसा हूँ मुझे मंजूर है, जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है उनमें क्या कर सकता हूँ। मैं कैंसर की दवाई तो ढूंढ नहीं सकता, सारे काम मैंने ही थोड़ी करना है। तो सबको ही प्रॉब्लम है, सबको ही दर्द है। जैसे आपने सोचा है कभी गौतम बुद्ध क्या कहा करते थे? वो यही कहते थे कि जिस भी चीज़ से आज तुम जुड़े हुए हो उसके साथ में एक तकलीफ़ भी आती है। उस तकलीफ़ से फ्री होना है तो उस चीज़ से भी फ्री होना पड़ेगा। तो तकलीफ़ों को एक्सेप्ट कर लो, यही आसान रास्ता है। याद रखो, ज़िंदा रहने के लिए तकलीफ़ें झेलना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है। बायोलॉजी के हिसाब से तकलीफ़ें ज़रूरी है, जीने के लिए तकलीफ़ें ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें उम्मीद देती है। दर्द बहुत ज़रूरी है, ये सिखाता है। जैसे एक पैर की सबसे छोटी उंगली को देखना अपनी, अभी देखो, ये अगर किसी दीवार से टकरा गई, कभी ना कभी तो टकराई होगी, तो उस बेचारी बेजान चीज़ के लिए, उस दीवार के लिए मुंह से खुद ब खुद गाली निकल आती है, बिना एफर्ट्स लगाए निकल आएगी। लेकिन जब हमको समझ में आता है उस बेचारी बेजान दीवार की क्या गलती इसमें, तो हम दीवार बनाने वाले को गाली देते हैं। और फिर भी समझ में आता है कि काफ़ी पहले बनाई थी उसने दीवार, तो हवा में ही गाली निकल जाती है। किसको थी गाली? इतना तो पता है कि खुद को नहीं दी होगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान दी आपने कि जब पैर उससे टकराया तो उस दर्द ने हमको एक चीज़ सिखा दी, एक चीज़ समझ में आ गई कि उधर से संभल के गुजरना है जब भी गुजरना है। एक छोटा सा दर्द हमें थप्पड़ की तरह लगता है, ऐसे समझाता है कि बच के चलना, नहीं तो कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो यही दर्द सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी मिलता है। जैसे मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया था, वो किसी और के साथ चली गई थी, तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे मैं मर ही जाऊँगा। फिर क्या हुआ? फिर आज बुक लिख रहा हूँ ना। ये दर्द, ये तकलीफ, चाहे शरीर की हो चाहे दिमाग की, ये गलतियाँ करने से हमें रोकते हैं कि अगली बार ये गलती मत करना, समझ जाओ, सीख जाओ। सोचो अगर प्रॉब्लम्स को फेस किए बिना ही सक्सेसफुल हो गए, तो उस मुकाम पर पहुंचने के बाद, सक्सेस होने के बाद, वो जो प्रॉब्लम्स आएगी उसको कैसे फेस करोगे? बिना प्रॉब्लम्स की ज़िंदगी की उम्मीद मत करो, क्योंकि प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होने वाली, और ख़त्म हो गई तो मुर्दा ही बेहतर है। जिंदा और मुर्दा आदमी में फ़र्क क्या है? फिर प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती, या तो ये बढ़ती है या कम होती है, और ये हमारे हाथ में है, इसको कम करना या बढ़ाना। और ये जो खुशी है ये कोई जादू से नहीं आती, रोज़ छोटी छोटी चीज़ों में ही हमको मिलती है, हम नोटिस भी नहीं करते। किसी से बात करने में खुशी मिलती है,
इवन ये बुक पढ़ने के बाद भी आपको खुशी मिलेगी या नहीं, आपके दिमाग पर डिपेंड करता है। याद रखना, कोई भी इमोशन, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, खुशी का हो या गम का, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकता। क्योंकि हमारी बायोलॉजी के हिसाब से हमें हमेशा अलग अलग टाइप के इमोशंस चाहिए ही चाहिए। सिर्फ खुशी ही खुशी मिलती रहेगी तो हम बोर हो जाएंगे ऐसी खुशी से भी। जैसे गौतम बुद्ध, क्या कमी थी उनको, क्यों चले गए वो अपने महल को छोड़कर एक सन्यासी बनने के लिए? खुशी तो हर टाइप की थी उनके पास में। तो हर टाइप का इमोशन ज़रूरी होता है, चाहे वो खुशी का हो चाहे गम का हो। जिस इंसान की शादी होती है उस शादी में लड़ाइयाँ भी होती है। जिस बाइक को अभी अभी खरीदा है उसमें खराबी भी आएगी। वहीं दूसरी तरफ कोई दवाई अगर पीने में कड़वी लग रही है तो हेल्थ के लिए अच्छी भी तो है। जैसे मैं 3 बार वैष्णो देवी के मंदिर की चढ़ाई करके गया हूँ, 12 किलोमीटर की, मंदिर को देखने के लिए, सिर्फ एक मंदिर को, जो मुझे आसपास कहीं भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसी मंदिर को देखने के लिए क्यों? और तीनों बार जब भी गया हूँ तो एक ही लेवल की खुशी मिली है मुझे। उस खुशी में कोई कमी नहीं आई। जब भी मैं उस मंदिर को देखता हूँ तो पूरा खुशी से भर जाता हूँ। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उस मंदिर तक पहुँचने से पहले जो मैंने अपने पैरों में छालों का दर्द झेल कर वहाँ तक मैं पहुँचा था, 12 किलोमीटर की चढ़ाई करके, उस चीज़ की खुशी थी कि कुछ करके आया हूँ। अगर उसी जगह मैं लिफ्ट से या हेलीकॉप्टर से वहाँ पर पहुँच जाता तो वो खुशी मिलती क्या? तो कहने का मतलब ये है कि एक ही टाइप का इमोशन जब मिलता रहता है तो वो भी बड़ा बोरिंग हो जाता है, चाहे वो खुशी खुशी क्यों ना हो। और लोगों में ये गलत फहमी है कि हमें बस रिजल्ट मिल जाए। लोगों को बस रिजल्ट से प्यार होता है, उसके लिए मेहनत से जो मेहनत लगती है उससे प्यार नहीं होता। पहाड़ पर चढ़े बिना चोटी पर खड़े होने की इच्छा। इनाम चाहिए लेकिन मेहनत नहीं, रिजल्ट चाहिए लेकिन प्रोसेस नहीं, जीत चाहिए लेकिन तड़प नहीं। तो ऐसी खुशी का क्या फ़ायदा? ऐसी खुशी में क्या मज़ा आएगा? सुबह 9 बजे का टाइम था। मैं अपनी बायोलॉजी की क्लास में अपने सर को अपनी डेस्क पर रखकर घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुन रहा था। उस वक्त मेरी उम्र 13 साल थी। लेक्चर बहुत बोर कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक आदमी आता है, स्कूल का असिस्टेंट प्रिंसिपल। बोले, बेटा मार्क, बाहर आओ, सारा सामान लेके आओ। बड़ा अजीब था, पहली बार प्रिंसिपल किसी को लेने आया था क्लास के अंदर। वैसे बच्चे प्रिंसिपल के पास में जाते हैं, यहाँ मुझे प्रिंसिपल लेने आया। ठीक है, मैंने अपना सामान उठाया और लेकर बाहर आ गया। मेरे लॉकर से भी सारा सामान निकलवाया उन्होंने। मैंने एक ढीली सी टी शर्ट पहन रखी थी और बैगी जीन्स पहनी हुई थी। बड़े बड़े बाल थे हिप्पियों की तरह मेरे। मुझे अपने साथ में ऑफिस में ले गए। दरवाज़ा बंद कर लिया, दरवाज़ा लॉक कर लिया और खिड़की भी बंद कर दी, पर्दे भी लगा दिए। अब क्या होने वाला था? प्रिंसिपल ने मेरा सामान चेक करना शुरू किया। सब कुछ झाड़ झाड़ के चेक कर रहे थे। ये सब करते हुए उन्होंने नीचे ही देखते हुए मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझसे सवाल पूछा, मार्क तुम जानते हो ना मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? मैंने बोला, नहीं सर। ड्रग्स। ड्रग्स, ये वर्ड सुनते ही मेरे कानों में सन्नाटा, छक्के छूट गए, पसीना बाहर आने लगा। मैं पूछा, कौन सी ड्रग्स सर? उन्होंने गुस्से में मेरी तरफ देखा, बेटा तुम्हारे पास कौन सी वाली है? उनकी चेकिंग चल रही थी। मैं पसीने में पूरा गीला हो गया, गर्म हो गया, मेरे कान गर्म हो गए, मेरा चेहरा गर्म हो गया, भागने का दिल कर रहा था मेरा। मैंने सोचा मैं क्या करूं जो इनको मुझ पर भरोसा हो। अनजान बनूं, शायद कुछ हो जाए, या फिर डरना चाहिए, डरने से ज़्यादा भरोसा होता है। क्या करूं? मैं हड़बड़ाने लगा। उन्होंने सारा कबाड़ मेरे बैग से निकाल दिया, यहाँ तक कि जो पैन डालने के लिए छोटी छोटी जेबें होती है उसको भी चेक किया ढंग से। सारा कबाड़ मेरे बैग से बाहर निकाल दिया। जब उनको एंड में कुछ भी नहीं मिला तो गुस्से में आकर उन्होंने मेरा बैग ही उल्टा कर दिया। सारा सामान ज़मीन पर गिर गया, लेकिन ड्रग्स नहीं मिली। तो वो बोले, बेटा आज ड्रग्स नहीं है। हूँ नहीं सर, कौन सी ड्रग्स? मुझे रोना आ रहा था, मैं रोना चाहता था। उन्होंने फिर से मेरे सामान की तरफ देखा और बोला, बेटा मार्क सच बोल दो, शायद तुम बच जाओ। लेकिन मैं अड़ा रहा, नहीं सर मेरे पास कुछ नहीं है। ओके देन, सामान उठाओ, बैग में डालो और निकलो। 1 मिनट, बैग, ये बैग। वो बैग के पास में गए और एक आखिरी कोशिश में बैग की तरफ देखा। उन्होंने पैरों से थपथपाया उसे। उनका पैर किसी चीज़ पर रुका और पूछा, ये क्या है? बैग उठाकर वो नीचे वाले हिस्से को टटोलने लगे। मेरा दिमाग घूम गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सब कुछ ब्लैंक। दरअसल 12 साल की एज से मुझे आदत थी कि मैं रातों में घर से बाहर निकल जाता था अपने दोस्त के साथ में, सिगरेट बेचता था। बैग के नीचे एक सीक्रेट जगह बना रखी थी ड्रग्स छुपाने के लिए मैंने। अब जैसा कि इस आदमी ने वादा किया था कि सच बता दे, मैंने सच नहीं बताया था। मतलब ये आदमी मुझे छोड़ने वाला नहीं था। इसके कुछ घंटों के बाद पुलिस मुझे लेने आई। उस पुलिस की गाड़ी में बैठे बैठे मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा था? कि ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई। दोस्त नहीं, स्कूल नहीं, कुछ भी नहीं, घर में रहो, एडमिशन कोई देगा नहीं,
और घर वालों ने उन दिनों मेरे बाल कटवा दिए, छोटे छोटे करवा दिए, सारा सामान मेरा फेंक फेंक दिया। पापा मुझे अपने साथ काम पर ले जाते थे, घंटों काम करवाते थे। घर पर ही पढ़ाई करता था, प्राइवेट क्लर्क बनने के लिए तैयार किया जा रहा था मुझे। और उस वक्त आप सोचो कि इससे बुरा क्या होगा, तो उस वक्त मेरे माँ बाप ने डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया था। ये सब बताने का मकसद ये है कि मेरी जवानी की तो वाट लग चुकी थी। दोस्त खो दिए, स्कूल खो दिया, लीगल राइट्स खो दिए, और अब फैमिली की बारी थी। सिर्फ 9 महीने के अंदर, सिर्फ 9 महीने में ये सब कुछ हुआ। उस वक्त मैं दुनिया का सबसे हारा हुआ इंसान खुद को महसूस कर रहा था। तकलीफ बस इस बात की थी कि मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ये सब होने के बावजूद सब कुछ साइलेंटली हुआ। हम ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे सब कुछ ठीक है हमारे घर में। उन दोनों ने जब डिवोर्स दिया तो किसी ने कोई बात नहीं की। मतलब मेरे पेरेंट्स का तलाक हो गया, किसी ने एक आंसू तक नहीं बहाया। सब एक्सेप्ट कर रहे थे। मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा, उनकी लाइफ है, उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे उन्होंने बता दिया कि वो क्यों अलग हो रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में, अगर जिनकी बात नहीं की जाए ना, सॉल्यूशन ना निकाला जाए उसी टाइम पर, उन चीज़ों को एक्सेप्ट ना किया जाए, दबा दिया जाए, तो लंबे टाइम तक तकलीफ देती है वो चीज़ें। फिर उस चीज़ का रिजल्ट पता है क्या होता है? आगे चलकर हम ये मानने लगते हैं कि हम अलग है दूसरों से, तो हमें बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मैं सबसे अलग हूँ। पता नहीं कहाँ बहता जा रहा था, लड़कियों का पीछा करने लगा। लग रहा था जो कर रहा हूँ, जो कह रहा हूँ सब सही है। काम कुछ करता नहीं था, दोस्तों के सोफे पे पड़ा पड़ा रोता रहता था। कभी मम्मी के घर शराब पी के पड़ा रहता था। फिर धीरे धीरे क्या, दोस्त भी कम होने लगे। अब गौर से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो फीलिंग आती है ना, ये 2 टाइप की होती है लाइफ के अंदर, कि मैं तो बहुत कमाल हूँ और बाकी सब बेकार हैं। फर्स्ट वाली फीलिंग ये होती है, तो मुझसे अच्छी तरह से कुछ अलग बर्ताव किया जाना चाहिए। दूसरी फीलिंग जो होती है, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, बाकी सब सही है इस दुनिया में, तभी भी मुझसे स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। मतलब या तो हम दुनिया के सबसे टॉप पर खुद को रख लेते हैं, सबसे ऊपर, या फिर सबसे नीचे बॉटम पर। मतलब बीच में हमें रहना नहीं है। खुद ही अपने हिसाब से मतलब निकाल लेते हैं जिंदगी का और एक भ्रम बना लेते हैं कि हम तो दुनिया में सबसे अलग हैं। खुद को नॉर्मल तो मानना ही नहीं है। या तो हम सबसे नीचे हैं या सबसे ऊपर हैं, बीच में तो हम है ही नहीं। और ऐसा कभी हम नहीं सोचते कि हमसे पहले भी ये प्रॉब्लम्स किसी ने फेस की होगी, कितने लोगों ने फेस की होगी, या अभी भी कर रहे हैं। तो समझो, आप कोई खास नहीं हो, आपकी प्रॉब्लम्स भी कोई खास नहीं है। आपसे पहले भी फेस करके गए हैं लोग आगे। आपको नहीं लगता, एक बात आपने नोटिस की हो या नहीं, आजकल लोगों की फीलिंग्स बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है, बहुत आसानी से हर्ट हो जाती है, खास करके स्टूडेंट्स की। किसी बुक में अगर कोई चैप्टर हटा दिया गया है तो उसका रीज़न होता है कि स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को ये चैप्टर हर्ट करेगा। कुछ ऐसा बताया गया है इसके अंदर। कोई कुछ खुल के नहीं बोल सकता आज के टाइम पर। किसी की ड्रेस पर कमेंट करने पर भी लोग नाराज हो जाते हैं और यूनिवर्सिटी कैंपस में आने पर उस पर बैन लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स आजकल कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गए हैं, रोज रोज छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हर्ट हो जाते हैं। ये वो टाइम है जब इंसान इतना कनेक्टेड होकर के भी कितना अकेला है। मतलब सोशल मीडिया पर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर इतना कनेक्टेड होने के बावजूद लोगों से कितना अकेला है। कुछ तो ऐसा है इन चीज़ों में जो हमारी तकलीफ़ों को बढ़ा रहा है। हमें आज के टाइम पर इतनी आज़ादी चाहिए कि कोई कुछ बोले नहीं हमें। बस जितना ज़्यादा हम इन फीलिंग्स को दबा रहे हैं ना अपनी, जितना ज़्यादा आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा अंदर से टूट रहे हैं। जितनी आसान हमारी ज़िंदगी आज के टाइम पर होती जा रही है, उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है। पता है, हम जिस टाइम में जी रहे हैं आज, जिस टाइम में हम लोग जी रहे हैं, शायद हिस्ट्री में इससे बेहतर टाइम कभी रहा ही नहीं। कोई वर्ल्ड वॉर नहीं है, कोई दूसरी चीज़ लड़ाई पाने के लिए नहीं है यहाँ पर। सिर्फ हमारे आसपास टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमें नॉलेज भर रही है, तो उसके साथ साथ अकेलापन भी दे रही है। सोचो, हम में से ज़्यादातर लोग ज़्यादातर कामों में एवरेज ही हैं। कोई एक आध चीज़ में अच्छे हो सकते हैं हम में से, लेकिन दूसरी चीज़ में एवरेज ही हैं। जैसे आसपास देखो, कोई भी आजकल ऐसा नहीं मिलता जो सब चीज़ों में अच्छा हो। ये जो ज़्यादातर क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ये अंदर से उतने ही खोखले होते हैं, इतने डायरेक्शनलेस होते हैं जितने इनके फैंस होते हैं। हम सब ये बात जानते हैं, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है, या शायद इन चीज़ों को हम इतना ज़रूरी नहीं समझते। आज के टाइम पर कोई भी चीज़ हमें तभी अच्छी लगती है या तो वो बेस्ट में बेस्ट हो, या बुरी में बुरी हो, या फिर ऐसा मज़ा आए कि ऐसा मज़ा कभी ना आए, ऐसी कॉमेडी हो, झटका देने वाली न्यूज़ हो। हमेशा कुछ ना कुछ चटपटा चाहिए, तभी मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का। मीडिया इस चीज़ को समझते हुए कोशिश करती है आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की। आपने कभी इस बात को नोट किया है कि हम सब एवरेज हैं, लेकिन इस बात को मानने को कोई भी तैयार नहीं है। हर किसी को अपने आप को खास मानना है।
एक बेचैनी फील करते रहते हैं अंदर कि मुझ में कुछ स्पेशल है, मुझे स्पेशल बनना है, सेलिब्रिटी बनना है। इसके लिए अलग अलग कोशिशें करते हैं, चाहे बच्चों को स्कूल में सिखाने जाना हो, कोई लेक्चर देना हो, या फिर स्कूल पर गोलियां चलानी पड़े, स्पेशल बनना है। क्योंकि हमारे आसपास दुनिया बदल रही है और हम भी इसका हिस्सा हैं, मानो चाहे मत मानो। लेकिन इस सोशल मीडिया ने सबको जोर दिया है कि तुम भी आओ, खास बनो, स्पेशल बनो। और इससे प्रॉब्लम क्या आई है कि हम लोग अपनी उम्मीदों के बर्डन के नीचे दबते जा रहे हैं। लोग खुद को बेकार मानकर इस लाइमलाइट में आने के लिए ज़्यादा भड़काऊ दिखने की कोशिश करते हैं, कूल दिखने के लिए पार्टी करते हैं, फीमेल फॉलोइंग कितनी है तुम्हारी, ये सब चीज़ें। और मीडिया भी इन चीज़ों को बढ़ावा देती है। इंटरनेट सिर्फ कनेक्टिविटी और इन्फॉर्मेशन का नहीं, बल्कि अकेलेपन और इनसिक्योरिटी का भी एक सोर्स बन गया है। हम सबको लगने लगा है कि हम सबको किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है, और ऐसा ही हम करते रहते हैं कि हम यूनिक हैं। अगर सभी यूनिक होने लग गए, सभी स्पेशल होने लग गए, तो मतलब आज के टाइम पर तो एक एवरेज आदमी बनना यूनिक हो गया। थ्योरी के हिसाब से तो यही है। अगर सारे के सारे यूनिक होने लग गए तो एवरेज आदमी तो रेयरली मिलेगा। तो एवरेज रहना कोई पसंद नहीं करता। किसी को या तो टॉप पर रहना है, अटेंशन चाहिए, या फिर नीचे गिरकर अटेंशन चाहिए। आपको पता होगा, लोग ये भी साबित करने की कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती नीचे रह करके कि हम सबसे ज़्यादा परेशान हैं, तो हमें स्पेशल अटेंशन मिलनी चाहिए। ऐसा करके आप खुद की और अपने जैसे हज़ारों लाखों एवरेज लोगों की इंसल्ट कर रहे हो, और कुछ नहीं। इसके बजाय आप अगर वो चीज़ें करोगे जो आपको बोरिंग लगती है, जैसे बुक पढ़ना, अच्छे दोस्त बनाना, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करना, या फिर कुछ पेड़ वगैरह लगाना, ये सारी एवरेज चीज़ें, लेकिन इन सबको किसी खास वजह से ही एवरेज कॉलम के अंदर रख रखा है। क्योंकि सच में ये वो चीज़ें हैं जो मायने रखती है, आने वाले टाइम में खुशी देंगी। अगर आप मेरी बात को गौर से सुन रहे हो तो एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद आपको कुछ सिखाएगी और शायद आपकी आंखें खोल दे। आपको पता होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। उस वक्त आखिरी टाइम पर जापान की हालत खराब हो गई थी। अमेरिका ने इतना दबाव बना दिया था। जापान की आधी आर्मी पूरे के पूरे आधे एशिया में फैली हुई थी। जापान को खुद को नहीं पता कहाँ कहाँ फैली हुई थी। तो अमेरिका अब उनकी जगहों पर कब्जा करने लगा था। तो 1944 में एक लेफ्टिनेंट था वहाँ पर जापानीज आर्मी का, ओनोडा नाम था उसका। नाम सुन लो, ओनोडा नाम था उसका। उसको फिलीपींस भेजा गया अमेरिकन आर्मी को रोकने के लिए। जो कर सकता था करे, लेकिन सरेंडर ना करे। वो सरेंडर करने वालों में से था भी नहीं। उसको ऊपर से ऑर्डर मिले थे कि सरेंडर मत करना, लड़ते रहना। वो लड़ने वालों में से था। तो वो चला गया फिलीपींस के एक आइलैंड पर। फिर टाइम के साथ क्या हुआ, अमेरिका जापान पर इतना हावी हो गया। वो दिसंबर का टाइम था जब वो 1944 में वहां पर गया था आइलैंड पर। उसके बाद में 1945 में हम सब जानते क्या हुआ था। जापानीज आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए, बहुत सारों ने सरेंडर कर दिया। लेकिन ओनोडा और उसके 3 आदमी जंगल में वैसे ही छुपे रहे, कैसे ना कैसे वहीं पर छुपे रहे। और अमेरिका और फिलीपींस के लोगों के साथ में गोरिल्ला वाली लड़ाई शुरू कर दी। ये गोरिल्ला वॉर खतरनाक होती है। इसमें पकड़ नहीं पाते ये लड़ाई करने वालों को। अमेरिकन आर्मी की नाक में दम करके रख दिया इस ओनोडा और इसके आदमियों ने। और हम सब जानते हैं कि उसी साल क्या हुआ था। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए, लड़ाई खत्म हो गई। एक ड्रामेटिक टाइप से एंडिंग हुई थी। जापान ने घुटने टेक दिए थे और उसके बाद में अमेरिका ने ही वहां का विकास किया था। तो पता है क्या हुआ, ये ओनोडा, इसके 3 आदमी और बाकी सारे काफी सारे जापानीज ऑफिसर्स, इनको तो पता भी नहीं था लड़ाई खत्म हो गई है। अभी भी जंगलों में छुपे हुए थे, हमला कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे वहां के नेटिव लोगों के साथ में भी। और अमेरिका का जो भी सिपाही इनको मिलता था उसको मारते थे। तो अमेरिका ने क्या किया, ये लोग जंगलों में छुपे हुए हैं, अब लड़ने का कोई फायदा है नहीं। तो जापानीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर हजारों पर्चियां ऊपर से फेंकवाई बटवाई, एक मैसेज के थ्रू ये बताने की कोशिश की इनको कि लड़ाई खत्म हो गई है, बाहर आ जाओ। लेकिन ओनोडा और उसके आदमियों ने ये पर्चियां पढ़ी भी, लेकिन उन्होंने सोचा ये सब झूठ है, अमेरिकन की चाल है हमें बाहर निकलवाने के लिए, क्योंकि वो ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हमको, तो ऐसे झूठ बोल के पकड़ना चाहते हैं। ओनोडा अड़ा रहा। 5 साल गुजर गए, पर्चियां भी बटना बंद हो गई। उन्होंने कहा अब नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। अमेरिकन आर्मी भी वापस लौट गई अपने घर पर और फिलीपींस के लोग भी अपने काम में लग गए। लेकिन ये अभी भी जंगलों में पता नहीं किस चीज़ की कौन सी जंग लड़ रहे थे। किसानों को परेशान करके रखा था। जिस किसान को देखते थे उसको गोली मार देते थे, उनकी फसलें जला देते थे। फिलीपींस की गवर्नमेंट परेशान हो गई इन लोगों से, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने, कोई फायदा नहीं था। फिर 1952 में जापान ने ही कोशिश की
आखिरी कोशिश की कि अपने छुपे हुए सोल्जर्स को हम लोग बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। सम्राट ने क्या किया, एक हिडन मैसेज इनको भेजा, लेकिन फिर भी ओनोडा, बाकी सब ने सरेंडर कर दिया होगा लेकिन ओनोडा नहीं माना। उसे लग रहा था कि अमेरिकन हमें बाहर निकालते ही मार देंगे। सालों गुजर गए, नेटिव लोग इतने परेशान हो गए उनसे कि उन्होंने भी हथियार उठा लिए इनके खिलाफ। 1959 तक ओनोडा के 2 आदमियों ने तो सरेंडर कर दी। एक आदमी ने सरेंडर कर दिया था, एक मारा गया था, एक पुलिस के हाथों मारा गया था फसल जलाने की वजह से। अब अकेला रह गया था ओनोडा। मतलब जापान की लड़ाई खत्म होने के 25 साल बाद तक भी, लड़ाई खत्म होने के 25 साल बाद तक भी ओनोडा पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ रहा था। आधी से ज्यादा जिंदगी इन्होंने जंगलों में गुजार दी थी। अब जापान को क्या लगा कि ओनोडा मर चुका है, तो उसको क्या है, यहां पर पीछे जापान में एक हीरो बना दिया गया, उसकी कहानी बनती गई, एक माइथोलॉजिकल हीरो टाइप का। बहुत लोगों को लगता था कि वो अभी भी जिंदा है, बहुत लोग सोचते थे कि उसके पास सुपरनेचुरल ताकतें हैं। ऐसी कहानियां बनना शुरू हो गई। तो इन्हीं कहानियों को सुनकर एक सुजुकी नाम का लड़का, इसको पता नहीं क्या जच गई, ये ओनोडा को ढूंढने निकल गया खुद ही। अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बनाकर कि ओनोडा का ढूंढना है। आवारा टाइप का तो ये था, जहां मिलता था खा लेता था, जहां मिलता था सो जाता था। तो इसने ओनोडा को अपना हीरो बना लिया और इसे यकीन था कि कोई और ढूंढ नहीं पाया लेकिन ये ढूंढ लेगा। इतने सालों तक जो कोई नहीं कर सका, अमेरिकन नहीं कर सके, जापानीज गवर्नमेंट नहीं कर सकी, फिलीपींस गवर्नमेंट नहीं कर सकी, वो ये कर देगा। और इसका प्लान क्या था, जंगलों में जाकर जोर जोर से ओनोडा ओनोडा कहकर चिल्लाकर ये सरफिरा चला गया, अकेला ही चला गया, जंगल में दाखिल हो गया। और कमाल की बात यह थी, 4 दिन तक इसने चिल्लाया और ओनोडा मिल गया। और कमाल की बात, ओनोडा ने इस पर भरोसा भी कर लिया। ये किसी ऐसे जापानीज आदमी से सुनना चाहता था कि लड़ाई खत्म हो गई है, जिस पर इसको वाकई भरोसा हो सके। इसको यकीन हो गया कि लड़ाई वाकई खत्म हो गई है और ये दोनों दोस्त बन गए। अब यहां गौर से सुनना, एक कमाल की बात बता रहा हूं। सुजुकी ने जब ओनोडा से पूछा कि ओनोडा अभी तक तुम बाहर क्यों नहीं आए, तो उसने क्या बोला पता है, कि मुझे ऑर्डर्स मिले थे कि मुझे सरेंडर नहीं करना। 30 सालों तक इसने वो ऑर्डर्स का पालन किया, खुद को ही झूठे ऑर्डर्स दे रहा था कि सरेंडर नहीं करना है। और बदले में सुजुकी से ओनोडा ने पूछा कि तुम मुझे यहां जंगल में ढूंढने क्यों आए, तो वो बोला मेरा मकसद था। पता नहीं ये दोनों कौन सी दुनिया में जी रहे थे, खुद को हीरो मानकर, जबकि लाइफ में दोनों ने कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं किया था। सुजुकी का तो मकसद खत्म हो गया, वो थोड़े सालों बाद हिमालय में जाकर पहाड़ियों में मर गया वहीं पे, जबकि ये आदमी वापस जापान आ गया। इससे हमको यह पता चलता है कि इंसान अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बेमतलब की चीजों की परवाह करने में खर्च कर देता है। इल्यूजन्स में जीना पसंद है उसको। इसके बाद में ओनोडा से पूछा गया कि भाई तुमको अफसोस नहीं है 30 साल तुमने ऐसे ही गवा दिए, तो उसने कहा मुझे गर्व है कि मैंने जापानीज साम्राज्य की सेवा की जो अभी बचा भी नहीं था। यह चीज उसे बाद में जापान जाने के बाद में पता चली। इन लोगों ने कभी अपने आप से पूछा ही नहीं कि मैं क्यों इतनी तकलीफ झेल रहा हूं। ओनोडा वापस जापान लौटा तो वापस एक वहां पर लौटने के बाद में एक सेलिब्रिटी बन गया। जापान के लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए, ऐसा वैसा करके। लेकिन जापान लौटने के बाद इस बंदे ने क्या देखा कि अब जापान पहले वाला नहीं रहा, इसका वाला जापान। वो जापान बचा ही नहीं था, अमेरिका की तरह बन गया था। वेस्टर्न थिंकिंग को अपनाया जा रहा था वहां पर। जिस जापान को बचाने की लड़ा था, 30 साल खराब कर दिए थे, वो अब बचा ही नहीं था। उसने जापानीज लोगों को समझाया कि हम लोग लड़े हैं तुम्हारे लिए, तुम ये सब क्यों अपना रहे हो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उन लोगों के लिए भले एक हीरो था, हीरो होने के बावजूद पता है कैसा हीरो था, एक शो पीस टाइप का, जिसे म्यूजियम में रखा जाना चाहिए था। ओनोडा टूट गया अंदर से। इतने साल जंगल में रहकर के भी वो इतना नहीं टूटा होगा जितना इस बात ने तोड़ दिया कि जंगल में कम से कम जीने का मकसद तो था, लेकिन यहां पर अपने ही लोगों को वेस्टर्न कल्चर में देखा तो ये चीज देखकर वो टूट गया। बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसने इतनी पागलों की तरह लड़ाई की, क्या फायदा हुआ। ये बात उसको खाए जा रही थी। कहां गया वो जापान, 30 साल बर्बाद कर दिए बेकार कोशिश करने में, और एंड में आखिर वो जापान छोड़कर चला गया और वहीं जाकर मरा, ब्राजील में जाकर। ये चीज हमें क्या सिखाती है? एक ही बात सिखाती है कि हमने कौन से प्रिंसिपल्स बना रखे हैं अपने। सेल्फ अवेयरनेस नाम की कोई चीज है भी या नहीं? ये जो सेल्फ अवेयरनेस होती है एक प्याज की तरह होती है, एक ऑनियन, जिसके जितने छिलके उतारोगे उतने आंसू आएंगे। इसकी पहली लेयर होती है इमोशंस, इमोशंस की समझ। लोग इस फर्स्ट लेवल में अटक जाते हैं बदकिस्मती से। जैसे मैं और मेरी वाइफ एक ही टाइप के सवाल पूछते हैं एक दूसरे से, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है।
नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, परेशान लग रहे हो। हंस के बोलता हूँ ठीक हूँ ना। आधे घंटे तक ये बकवास चलती रहती है। हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई खाली जगह होती है जिनको हम अपने इमोशंस से भरते हैं, और इन सब चीज़ों को समझने में सालों लग जाते हैं हमको। तो ये सेल्फ अवेयरनेस प्याज की तरह होती है, जितने छिलके उतारोगे उतना रोना आएगा। लेकिन इन लेयर्स को उतारोगे नहीं तो अपने आप के बारे में जान कैसे पाओगे कि आप किन प्रिंसिपल्स पर टिके हुए हो। लोग जानते ही नहीं हैं अपने बारे में कि वो कितने गलत हैं। खुद से ऑनेस्टली सवाल पूछना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डर लगता है हमें कि हम गलत तो नहीं सोच रहे। आपके जो भी हालात हैं आज या कभी भी, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रॉब्लम को किस नज़रिए से देख रहे हो। एक रॉक स्टार था, उसकी कहानी सुनाता हूँ आपको। 1983 में एक गिटारिस्ट था, उसको उसके बैंड ने बाहर निकाल दिया, धक्के मार के बाहर निकाला। बहुत बेइज्जती हो गई उसकी। कैसे? पता नहीं क्या हुआ, क्या वजह रही। उसको कोई वार्निंग भी नहीं मिली। बस एक दिन आकर के उसको सॉन्ग रिकॉर्डिंग के 2 दिन पहले उसको आकर के बाहर निकाल दिया गया। एक वापसी का टिकट पकड़ा दिया गया हाथ में, बस का टिकट पकड़ा दिया गया न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस का। अब वो गया, बस में बैठा बैठा सोचने लगा कि ऐसा क्या हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई, अब क्या करूं। सब कुछ ब्लैंक लग रहा था उसके सामने उसको। अब दोस्तों, घर तक जाते जाते पूरे रास्ते में उसने बहुत रो लिया, बहुत आंसू बहा लिए। लेकिन एंड में घर तक पहुंचने से पहले पहले उसने खुद पर जीत पा ली। रोना बंद किया, खुद पर तरस खाना बंद कर दिया, और तय किया कि एक नया बैंड बनाऊंगा। उन लोगों को बताऊंगा कि उनसे क्या गलती हुई है, क्या खोया है उन्होंने, मैं क्या चीज़ हूँ। टीवी पर वो मुझे देखेंगे, मेरे पोस्टर्स देखेंगे, मैगजीन में देखेंगे। मैं बहुत रो चुका, बहुत आंसू बहा लिए, और मेरे हर एक आंसू की कीमत $100 का नोट होगी। और इसके बाद वो पागलों की तरह, दीवानों की तरह लग गया अपना बैंड बनाने में। महीनों तक उसने गाने लिखे, पूरे दिल से वो गाने गाए। दबा हुआ गुस्सा उसके बदले की आग में घी बनकर, उसका नशा बनकर बाहर निकला, और कर दिया उसने जो करना था। एक बहुत बड़ा गिटारिस्ट बन गया, और उस गिटारिस्ट का नाम है डेव मस्टेन। डेव मस्टेन नाम है। इसको आज हैवी मेटल बैंड का सबसे इन्फ्लुएंस करने वाला माना जाता है। इस सब के बावजूद एक इंटरव्यू हुआ था इसका, उसमें से भरी आंखों में दुनिया को बताया था कि आज भी ये खुद को बहुत अनसक्सेसफुल मानता है। पता है क्यों? क्योंकि इसके दिल में वही दर्द लेकर आज भी बैठा हुआ है। दरअसल हम सब जो हैं एक बंदर हैं, आखिर है तो बंदर ही। हमें लगता है ये बढ़िया जूते कपड़े पहनकर हम में तहजीब आ गई है, कल आ गई है, लेकिन हम दूसरे से कंपैरिजन करना अपने आप को नहीं छोड़ते। उस लेवल पर पहुंचने के बाद भी हंस लो, चाहो तो हंसो इस आदमी पर, लेकिन आप भी जैसे तैसे कोई ना कोई बात अपने दिल में रखकर बैठे ही हो ना। दिल में तो होगी, बस हमारी प्रॉब्लम्स का नजरिया थोड़ा सा अलग है। ओनोडा को याद करो, जिसकी उम्मीद ने उसे 30 सालों तक जंगलों में जिंदा रखा, कीड़े मकोड़ों के बीच में, पता नहीं वही खाए होंगे उसने। लेकिन जापान वापस लौटने पर उसी उम्मीद ने उसे रुलाया कि वो कितना पागल था। तो हमारी सिचुएशन ठीक होने के बावजूद भी अगर हम अपने थॉट्स नहीं बदलते, तो हमारे थॉट्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो खुशी खुशी की बात करते हैं हम लोग, ये खुशी चाहिए तो खुशी किस चीज़ की? ये खुशी है क्या? आपके लिए खुशी कुछ और है। एक शराबी के लिए शराब में खुशी है, भूखे आदमी के लिए रोटी में खुशी है। तो ये भ्रम है, खुशी नकली चीज़ है, और थोड़े टाइम तक ही रहेगी, गम भी आएगा। थोड़े टाइम की खुशी हम किन चीज़ों में देखते हैं? जैसे दुख का कोई सॉल्यूशन आप वीडियो गेम खेलकर जीत कर, या फिर वीडियो गेम में जीत कर, या सोशल मीडिया पर लाइक्स जमा करके ढूंढ रहे हो, तो ये थोड़े टाइम की खुशी ढूंढ रहे हो। इससे ज़्यादा खुशी यहाँ पर ऑथर बोलते हैं एक बच्चे को पालने से मिलेगी। लंबे टाइम के लिए की गई किसी चीज़ में खुशी मिलेगी जिसका कोई मतलब है, जिससे वाकई कुछ मिलेगा। थोड़े टाइम की मिली हुई खुशी थोड़े टाइम के लिए होती है। हमेशा फील गुड करना, हमेशा अटेंशन के बीच में रहना, दूसरों को पसंद आना, ये सब नकली खुशी है। असली दुनिया से जुड़ो। अपने आप से सवाल पूछो, कहीं वो जापानी लेफ्टिनेंट ओनोडा की तरह आप भी भ्रम में तो नहीं जी रहे, खुद को एक हीरो मानकर। हम में से कोई भी आदमी उसको फॉलो करना नहीं चाहेगा, भले ही कितने भी इंस्पायर हो गए, लेकिन फॉलो करना नहीं चाहेगा। अपने 30 साल जाकर जंगल में बर्बाद करना नहीं चाहेगा। जब आप उस ओनोडा को फॉलो करना पसंद नहीं करोगे, तो आपको क्यों लगता है कि आपकी जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, ये चीज़ें करने से लोग आपको फॉलो करेंगे? अगर अभी कोई आपकी कान पर बंदूक रखकर बोले कि चल 26.2 मील की रेस लगा चल, तो वो मोमेंट आपको इतना दर्द देगा ना कि पूछो मत। मतलब भागना इतना मुश्किल हो जाएगा। अगर वही 26.2 मील
अगर कोई मैराथन की रेस हो, आज़ादी से आपको दौड़ने को मिले, तो खुद की मर्जी से आप बहुत ही मज़े से एंड तक पहुंचोगे। खुशी का एक पल बन जाएगा जहां एंड में आपका परिवार आपको चीयर करता हुआ मिलेगा। बात वही है, किसी ने कोई चीज़ आपको दबाव में करने के लिए बोली तो वो दर्द भरा, बहुत बुरा लगता है उस टाइम पर। तो कहने का मतलब ये है मेरी इस बात का कि किसी भी प्रॉब्लम का तकलीफ देना इस पर डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे लेते हैं। तो फ़र्क बस इतना ही है। बुरी से बुरी चीज़ हमने अगर अपनी मर्जी से चुनी हो तो उसमें कोई खराबी नज़र नहीं आएगी हमको, और आएगी भी ना तो हम उसको खुद ही छुपा लेंगे, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से इस चीज़ को चुना है। मेरा बताने का मतलब बस इतना है कि कभी कभी कुछ कुछ ऐसा होता है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें हो जाती है, लेकिन उसके बाद में, उस चीज़ के होने के बाद हम उस बात को कैसे लेते हैं, इस पर हमारा पूरा पूरा कंट्रोल रहता है। जैसे मैं एक आदमी को जानता था जिसकी हाइट बहुत कम थी, मेरी बुआ का लड़का, जिसमें उसका कोई कंट्रोल नहीं था। ये तो उसकी लाइफ में हो गया था जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन तब जब भी देखो वो हमेशा पछताता रहता, रोता रहता, एक ही बात के लिए रोता रहता जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। पढ़ा लिखा था, दिखने में अच्छा था, बातें अच्छी करता था, लेकिन हमेशा खुद को दोष देता, मेरी हाइट कम है, कोई लड़की मुझसे क्यों बात करेगी, कोई लड़की मुझे क्यों पसंद करेगी, चाहे वो करती भी हो। और अगर मान लो उससे बात हो भी जाए तो ये खुद ही आगे से उसको दिखाने के लिए कोशिश करता, ऐसी ऐसी बातें करता कि वो खुद इससे नाराज होकर चली जाए। मतलब उसने खुद की एक आइडियोलॉजी बना ली। किसी लड़की से बात करे तो ऐसे बिहेवियर से उसको जता देता था कि मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं तुमसे हाइट में बहुत छोटा हूँ। अगर वो अपनी इस आइडियोलॉजी को छोड़कर अगर ऐसा सोचता कि मैं भले हाइट में तुमसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मुझे इसी हाइट के साथ एक्सेप्ट करना है तो मैं भी तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, नहीं तो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिन पर हमारा ना तो कंट्रोल होता है, ना वो हमारी गलती से होती है, लेकिन फिर भी हमें उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। जैसे मान लो मेरे दरवाजे के बाहर सुबह कोई बच्चा छोड़ गया, 2 दिन का बच्चा। अब इसमें मेरी क्या गलती? अब मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं उस बच्चे को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, मैं उसे पालूं, उसकी जिम्मेदारी लूं या पुलिस को भेज दूं। तो उस वक्त मुझे एक कोर्ट का जज मानकर, एक अदालत का जज मानकर फैसला लेना है कि सामने कोई केस चल रहा है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैंने अपराध किया है ना मैंने कुछ और किया है, लेकिन फिर भी सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा कि आगे क्या है। जैसे मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड, जब उसने मुझे धोखा दे दिया, अपने ही टीचर के साथ में उसका अफेयर चल रहा था, मेरी आंखों के सामने वो चली गई। उसके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा मैं जी नहीं पाऊंगा, जैसे किसी ने मेरे पेट में 253 मुक्के मार दिए। उसके जाने के बाद मैं बहुत रोया, चिल्लाया, और जैसे हर बॉयफ्रेंड करता है वैसे सब कुछ किया। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ जो वो करके गई उस पर मेरा कंट्रोल था क्या? मैं उसको रोक लेता, उसको ब्रेन वॉश कर देता, उसको रोक लेता कि मुझे वापस अपना ले, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसके जाने के बाद जो मेरे इमोशंस आए उस पर मैं कंट्रोल रख सकता था। मुझे ही समझना ज़रूरी था कि वो वापस आकर पहले की तरह तो नहीं हो जाएगी, जो भी करना है मुझे ही करना है। फिर जब 1 साल गुजर गया इस बात को, तो मुड़कर मैंने अपने रिश्ते को देखा, वापस देखा, क्योंकि मैं अब ऊपर उठ चुका था उस चीज़ से। तो समझ में आया कि शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में ही थी, सिर्फ उसकी पूरी गलती नहीं थी। मैं भी कोई बॉयफ्रेंड ऑफ द ईयर नहीं था उसके लिए। हाँ, कुछ गलती मेरी भी थी। जैसे ही उसने मुझे छोड़ा तो कैसे मैंने उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिए, अपने इमोशंस में बहकर। मैं उस वक्त खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। बात वही है, जैसे सड़क पर चलते चलते आपको किसी ने लूट लिया, इसमें गलती आपकी नहीं, लेकिन उस लूट के बाद बदले में आप क्या रिएक्शन उसको दोगे? उससे लड़ोगे हीरो बनने के चक्कर में, या फिर उसके अपने लूटने के बाद में पुलिस के पास जाओगे, उसके खिलाफ केस दर्ज करवाओगे? ये आपके हाथ में है। अगर लड़ोगे तो शायद उसके पास चाकू हो, शायद बुरी तरह घायल हो जाओ, शायद मारे जाओ। तो फैसला आपको करना है सोच समझ के कि आगे कहां जाना है। 2008 की बात है, तालिबान ने नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान के एक इलाके पर कब्जा कर लिया। वहां उस इलाके में सब अपने हिसाब से चलाने लगे, कोई टीवी नहीं, कोई फिल्म नहीं देखनी है वहां के लोगों को, बिना किसी मर्द के वहां पर औरतें बाहर नहीं निकलेगी अपने घर से, लड़कियां स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगी, ऐसा सब करके। तो 2009 में, 2008 की बात ये हुई थी, 2009 में मलाला यूसुफजई नाम की 11 साल की एक पाकिस्तानी लड़की, सिर्फ 11 साल की लड़की स्कूल गई। उसने स्कूल जाना जारी रखा ये बोलकर कि तालिबान कौन होता है ये तय करने वाला, कि मैं पढ़ूंगी या नहीं, मुझे तालीम मिलेगी या नहीं। फिर 2012 में 14 साल की उम्र में स्कूल की बस में इसको गोली मार दी थी सर के अंदर। चेहरा ढक के आया था कोई। गोली लगने के बाद ये कोमा में चली गई, उसके बाद में सही होकर वापस
आज एक एक्टिविस्ट है, जिंदा है, 22-23 साल की एक्टिविस्ट। मुस्लिम देशों में जो भी लड़कियों के खिलाफ जो कुछ भी गलत हो रहा है उस पर आवाज़ उठाती है। इसको पीस के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। लगता है उन लोगों ने इसके सर पर गोली मारकर इसको और हिम्मत दे दी। इसने अपने इमोशंस को कंट्रोल रखकर इसने फैसला किया कि इसको किस रास्ते जाना है। एक दिन ऑथर को एक आदमी बोलता है, अब यहाँ पर गौर से सुनना, इस बुक के ऑथर को एक आदमी बोलता है ब्लॉग पे कमेंट करके कि तू क्या समझता है, इमोशंस पर कंट्रोल रखना इतना आसान है? तू गर्लफ्रेंड की बात करता है, मेरा तो बेटा मर गया, खुद का बेटा। अगर तेरा बेटा होता तो तेरे को समझ में आता कि मुझ पर क्या गुजर रही है। इमोशंस पर कंट्रोल रखना इतना आसान नहीं होता। तुम्हारा कोई बेटा होता, अगर वो गुजर जाता तो तुमको पता चलता कि इमोशंस पर कंट्रोल रखना कितना मुश्किल होता है। फिर इस पर ऑथर ने सोचा कि सही बोला इस आदमी ने, लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं इस आदमी ने मेरी इंसल्ट की है, तो मुझे तय करना है मैं इससे लड़ूं या कोई नहीं बोलकर जाने दूं। ठीक है, मैंने कहा कोई नहीं, माफ़ कीजिएगा सर, मैं आपके इमोशंस समझ नहीं सकता। वो आदमी नहीं रख सकता था अपने इमोशंस पर कंट्रोल, तो मैंने ही रख लिया। देखो, अगर मेरी बात आपको गलत लगी तो मैं आपको बता देता हूं कि साइकेट्रिस्ट भी इस बात को मानते हैं। वो अपने पेशेंट से बोलते हैं कि सबसे पहले तुम्हें अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद तय करना पड़ेगा कि आगे का फैसला क्या लेना है। कि मैंने इस भयानक जिंदगी को नहीं चुना, अपने इन भयानक हालातों को नहीं चुना, लेकिन मैं इनके साथ रहना सीख गया हूं। क्योंकि आप अगर अपने आसपास देखोगे तो ज़्यादातर लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने परेशान है। आजकल खुद को परेशान दिखाना एक फैशन हो गया है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुद को परेशान दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी। लेकिन प्रॉब्लम इससे ये होती है कि जो असलियत में परेशान है वो नज़र में ही नहीं आते। पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सही में परेशान है या कौन ड्रामा कर रहा है। तो क्यों खुद को परेशान दिखाते हैं? खुद को परेशान दिखाकर इंसान यहाँ पर यह साबित करना चाहता है कि मुझसे अच्छा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और वो एक्सपेक्ट करता है कि लोग मेरी सिचुएशन पर रिएक्शन देंगे। जब लोग रिएक्शन देते हैं तो उसे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये थोड़े टाइम की खुशी होती है जो थोड़े टाइम में मिलती है और थोड़े टाइम में गायब हो जाती है, जो उसे अंदर ही अंदर से खोखला कर रही है। इन चीज़ों को बदलने के लिए थोड़ी सी अपनी आइडियोलॉजी को बदलो कि अभी तक जो भी मैं मानता हुआ आया हूँ सब गलत है, तभी आपका सीखना शुरू होगा। जैसे सालों पहले कहीं किसी जगह पर औरतों का ये मानना था कि कोई डॉग होता है, कुत्ता, उसका यूरिन मुंह पर लगाने से खूबसूरती बढ़ेगी। इससे पहले लोग मानते थे कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, लेकिन आज ये बातें सच नहीं है। मैं सोचता था मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ जाएगी, फिर मुझे किसी और लड़की से प्यार होगा ही नहीं, क्योंकि प्यार सिर्फ जिंदगी में एक ही बार होता है, लेकिन बाद में हो गया। तो जरूरी नहीं है जो लोग समझते हैं, जिस वक्त समझते हैं वो सही हो। आज से 300 साल पहले किसी चीज को जिस नजरिए से देखा जाता था, आज उसको दूसरे नजरिए से देखा जाता है। तो आज हमें 300 साल पहले के लोगों की चीजें बचकानी लगती है। हो सकता है आज से जो 300 साल बाद जो पीढ़ी आएगी उसको हमारा किया हुआ सब कुछ बचकाना लगने लगेगा। तो मैंने तो अपनी सोच को खुला रखा है, हमेशा फ्लेक्सिबल कर रखा है कि जो मैं सोच रहा हूं शायद वो गलत हो और कोई और बेहतर बंदा आकर मुझे इससे बेहतर सिखा दे। क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी इस दुनिया में कंप्लीटली सही नहीं है। बस हो सकता है कि लोग कम गलत हों। अगर हम कुछ नया सीखेंगे तो और कम गलत होंगे, कुछ नया सीखेंगे तो और कम गलत होंगे, लेकिन कंप्लीटली सही हम कभी नहीं बनेंगे। क्योंकि गलत को एक्सेप्ट करना ही सही तक पहुंचने का रास्ता है। पता नहीं कितनी समझ में आ रही होगी मेरी बात। क्योंकि दोस्तों, ये हमारा दिमाग जो होता है, दिमाग ये अपने हिसाब से चीज़ों के मतलब निकालता है, और जो भी ये मतलब निकालता है हम उस मतलब की तरफ झुकने लगते हैं। जैसा एक कॉमेडियन ने कहा था, एक कॉमेडियन बोल रहे थे इस बुक के हिसाब से कि मैं मानता था इंसान के शरीर में सबसे ताकतवर चीज़ है उसका दिमाग, लेकिन बाद में जब मैंने सोचा कि ये बात मुझे बता कौन रहा है, मेरा दिमाग। जैसे इस बुक के हिसाब से एक स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग। 1988 में एक रिपोर्टर थी जिसकी थेरेपी चल रही थी। उसके हिसाब से बचपन में उसके फादर ने उसे सेक्सुअली अब्यूज किया था। उसको इस बात का बहुत सदमा था, जिसके साथ वो जिंदगी भर रही इस सदमे के साथ में। 37 साल की उम्र में उसने अपने फैमिली मेंबर्स को ये बात बताई। तो फैमिली मेंबर्स में से कुछ फैमिली मेंबर्स ने तो इस बात को माना नहीं कि वो ऐसा कर सकते हैं, और कुछ फैमिली मेंबर्स इसके साथ में हो गए। उसके फादर ने एक्सप्लेनेशन दी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ये अपने फादर के खिलाफ थी। 1996 में उसे एक थेरेपी के दौरान उसने एक थेरेपी करवाई थी, दिमाग पर प्रेशर डालने वाली, चीज़ों को जोर दिलवाकर याद करवाना।
तो थेरेपी के दौरान उसके दिमाग पर जोर दिलवाकर उसे याद करवाया गया। तो पता है क्या पता चला? उसके फादर ने सचमुच ऐसा कुछ नहीं किया था। और इसके बाद उसने पछतावे में रहकर अपनी बाकी की जिंदगी अपने परिवार को मनाने में गुजारी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, उसके फादर तो गुजर चुके थे, आखिर गुजर गए थे। उस रिपोर्टर ने अपनी एक बुक भी लिखी है, चाहो तो इंटरनेट पर सर्च कर लेना। उसका नाम है मलाय, अ ट्रू स्टोरी ऑफ फॉल्स मेमोरी। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं है जैसा हम मानते हैं वो एकदम सही हो। एक बार चेक तो कर लो कि वाकई आप सही हो। मैंने बताया था ना, हमारी जिंदगी में कुछ खाली जगहें ऐसी होती है जिन खाली जगहों को हम अपनी सोच से भरने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सोच सही हो या गलत। बाद में वो गलत सोच भी अगर भरी हुई होगी तो उसको हम सही मानने लगते हैं। पास्ट में अगर एक एक्सीडेंट हुआ है तो आज की सारी चीज़ों को हम उस एक्सीडेंट से जोड़कर देखने लगते हैं। उस रिपोर्टर ने भी अपने फादर के साथ ऐसा ही कुछ किया, और अब हम भी ऐसा ही कर रहे हैं उस रिपोर्टर को गलत मानकर। कहानी की शुरुआत में तो वो रिपोर्टर बहुत इनोसेंट लग रही थी। अब क्या हुआ? एक छोटी सी बात उसके बारे में पता चली तो गलत हो गई वो। हो सकता है हालात भी गलत हो सकता है उस रिपोर्टर को अपना हस्बैंड ही गलत मिला हो, जिसकी वजह से मर्दों से उसे नफरत हो गई हो। शायद वो होमोसेक्सुअल रही हो, मर्द उसे पसंद ही ना हो। तो आप क्या कहोगे, क्या सही है? अब कौन सही है यहां पर, कौन गलत है? ऐसी और भी कहानियां गिनवा सकता हूं जो उसी टाइम पर हुई थी। एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुरे लोगों पर रिसर्च करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करना कि ये लोग बुरे काम क्यों करते हैं, जैसे टेररिज्म। क्योंकि उन्होंने ये पाया कि वो लोग बुरे काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद को महान समझने लगते हैं। वो खुद को बुरा नहीं, खुद को महान समझने लगते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही है। बाकी लोगों को समझाने के लिए उन्हें वो बुरा रास्ता ही अपनाना पड़ेगा, टेररिज्म। वैसे ही एक आदमी अपनी औरत को यह समझकर पीटता है कि उसकी औरत का शरीर उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी बन गया है, तो वो भी किसी टेररिस्ट से कम है क्या? अपनी इसी आइडियोलॉजी को सही मानकर वो किसी पर जुल्म कर रहा है, अपने आप को सही मानकर कि मैं दूसरे को सही करूंगा। पहले खुद को सही करना जरूरी है। तो ये लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। ये लोग कभी नहीं मानेंगे कि ये लोग बुरे हैं। इनको लगता है कि हम सही है, हमारी आइडियोलॉजी सही है, हमें छोड़कर बाकी सब बुरे हैं। सिर्फ ये लोग नहीं, हम लोग भी। तो हम लोग ही क्यों ना ये समझें कि अभी तक हमें कुछ आता ही नहीं है, अभी तक शायद हम जो भी सीख रहे थे, जो भी हमने सीखा, सब कुछ गलत है, और आगे अभी हमें और सीखना है। वो कहते हैं ना, जब कोई समझता है कि मुझे सब कुछ आता है तो इसका मतलब यह है एक्चुअली वो कुछ नया सीखना ही नहीं चाहता। मैं बताऊं ये कैसे लोग होते हैं। अगर इनके पास जाकर कोई इनको बोलेगा कि भाई साहब आप गलत सोच रहे हो, ज़माना बदल गया है, आप भी बदलो, तो इनको ऐसा लगेगा कि अभी तक ये जो सोच लेकर के आए हैं, अभी तक जो सोच करके आए हैं, क्या वो सब कुछ गलत था? तो इनको खतरा लगने लगेगा अपनी उस आइडियोलॉजी को लेकर। अभी तक जो भी मानकर चल रहे थे सब कुछ गलत है, तो ये उस चीज़ को लेकर लड़ते हैं कि नहीं, हम गलत नहीं है, तुम गलत हो। जैसे आप अपने बेडरूम में अपने हस्बैंड के सामने एक रंगीन औरत होने से डरोगी, क्योंकि इससे आपकी अच्छी औरत होने की इमेज पर असर पड़ेगा। इस चीज़ का आपको डर है, खतरा है। जैसे आप फोन पर अपने दोस्त को साफ साफ नहीं बोल पाओगे कि भाई अब तू फोन मत किया कर, तू बहुत बोर करता है और फालतू की बात करता है, एक ही बात को रिपीट करता रहता है, क्योंकि आपको डर है ऐसा नहीं बोल पाऊंगा, अभी तक जो उसके सामने, अगले के सामने इमेज बनाई है वो सब खराब हो जाएगी। हम सब कोई ना कोई आइडियोलॉजी पकड़ कर बैठे हैं, उसी के हिसाब से हम जीना चाहते हैं। हो सकता है वो आइडियोलॉजी गलत हो, लेकिन हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम जो मानते हैं, हम जो फील कर रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं आज के टाइम पर, जो भी डिप्रेशन वगैरह, हो सकता है वो हमसे पहले 20 साल पहले कई लोगों ने किया हो, और आज वो कई लोग तो आगे बढ़ गए अपनी ज़िंदगी में और कई लोग लटक गए। तो जो आगे बढ़ गए उन्होंने पलट कर देखा कि 20 साल पहले हम किन चीज़ों को लेकर के डिप्रेस हो रहे थे। शायद वो सोचते होंगे कि अच्छा हुआ हम आगे बढ़ गए। इसलिए मैं फिर बोलता हूँ कि खुद को स्पेशल मानना बंद करो कि आपके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। आप बहुत नीचे, सबसे बॉटम में हो या सबसे टॉप पर हो, क्योंकि ये सब भ्रम है, इल्यूजन। मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से एक बात सीख ली है लाइफ के अंदर कि अभी तक जिस आइडियोलॉजी की वजह से मैं बेवकूफ़ी बड़े फैसले लेता रहा हूँ खुद को और खुद की आइडियोलॉजी को सही मानकर, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि एक साथ इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते और मैं अकेला सही नहीं हो सकता। कभी इस बात को नहीं समझा। इससे मैं दुनिया से नहीं, अपने आप से लड़ रहा हूँ। लाइफ में अनसक्सेसफुल होने से आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। हाँ,
होता है ऐसा, पुरानी सी लग रही होगी लाइन, लेकिन कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ के अंदर, उस प्रॉब्लम के जाने के बाद हम बदले हुए निकलते हैं। जैसे मैं बहुत नसीब वाला हूँ, जिस टाइम मैंने मार्केट में अपनी नौकरी शुरू की, जिस वक्त मैं ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद में मैंने नौकरी करना शुरू की, नौकरी ढूंढना शुरू की एक्चुअली, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन थी। हाँ सर, फिर भी मैं खुद को नसीब वाला बोलता हूँ, क्योंकि उसी वक्त मैंने ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि इसके आगे होगा क्या। आपको बताऊं, पिकासो का नाम सुना होगा, एक स्पेनिश पेंटर थे। जिन्होंने नाम नहीं सुना उनको बता रहा हूँ। अब पिकासो जब बूढ़े हो गए थे तो उस वक्त स्पेन के एक कैफ़े में बैठकर बोर हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक नैपकिन उठाया और अपना कुछ आर्ट आजमाने लगे उस पर। ऐसे ही बैठे बैठे उन्होंने कुछ बना दिया नैपकिन पर। पर वहीं पर एक लेडी और बैठी थी थोड़ी दूर पर, उनको नोटिस कर रही थी। लगभग 20 मिनट में पिकासो ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर ली। तभी वो नैपकिन को मोड़कर फेंकने वाले थे, वो लेडी बोली, रुकिए, क्या आप ये नैपकिन मुझे दे सकते हैं? मैं इसके लिए आपको पैसे भी दूंगी, मुझे बेच दो। तो पिकासो ने नैपकिन की तरफ देखा, फिर लेडी की तरफ देखा और बोले, ओ पैसे। तो वो लेडी को बोले, लाओ निकालो, $20,000 निकालो। वो लेडी चौंक कर बोलती है, $20,000। लेडी का रिएक्शन ऐसे था जैसे पिकासो ने एक ईंट फेंक कर मारी उस लेडी पर। वो लेडी बोली, सर आपने इसको बनाने के लिए मुश्किल से 20 मिनट का टाइम लिया होगा और आप $20,000 मांग रहे हो, सोच समझ के तो बोलो। तो पिकासो बोले, नहीं मैडम, इसको बनाने के लिए मैंने अपने 60 साल का टाइम दिया है, 20 मिनट नहीं दिए हैं। उन्होंने नैपकिन लिया, अपनी जेब में रखा और कैफे से निकल गए। किसी भी चीज़ में परफेक्शन हमारी हजारों छोटी छोटी नाकामयाबियों से आता है। हमें बस उस आदमी की सक्सेस दिखती है, उस आदमी का काम दिखता है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसकी जो आज सक्सेस है, वो जो काम उसने किया है, वो किस चीज़ पर टिका हुआ है, कि वो कितनी बार फेल हुआ होगा। तो अगर कोई इंसान आपसे ज़्यादा बेहतर है किसी चीज़ में, तो यकीनन आपसे ज़्यादा बार वो फेल हुआ होगा, तभी वो बेहतर है। और अगर कोई बेहतर नहीं है आपसे ज़्यादा, तो मतलब आप उससे ज़्यादा फेल हुए हो, और वो फेल होकर अभी सीख रहा है जो आपने सीख लिया है। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने बड़ों के माहौल में बार बार गिरकर भी चलने की कोशिश करता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि चलना मेरा काम नहीं है, इससे तो अच्छा मैं चलूँ ही नहीं, छोड़ दूँ इस काम को। लेकिन यहाँ मैं बुराई करूँगा मीडिया की, जो कि किसी भी सक्सेसफुल आदमी की चमक धमक जरूर दिखाती है, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं दिखाती, वो कितनी बार फेल हुआ है। अगर आप फेल होने को तैयार नहीं हो, तो मतलब ये है कि आप सक्सेस पाने को भी तैयार नहीं हो। जैसे कई लोग क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी का एकमात्र एक लौता मकसद बना लेते हैं, और जब वो मकसद उनका पूरा हो जाता है, जैसे पा लेते हैं वो, उसके बाद उनके पास करने को कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन पिकासो से सीखो, उन्होंने क्या किया, ज़िंदगी भर काम करते रहे, जब तक जिंदा रहे, मरने तक वो काम करते रहे। उनका अगर एक फिक्स गोल होता कि 1000 तस्वीरें बनानी है, पैसा कमाना है, फेमस होना है, तो काफ़ी पहले उन्होंने ये सब कर लिया था। उनकी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद था, तब तक काम करना है जब तक जिंदा है, जब तक जिंदा है तब तक काम करते रहेंगे, चाहे फेल होते रहें, काम करते रहेंगे। वर्ल्ड वॉर के बाद में एक सर्वे किया गया, लोगों से पूछा गया कि अभी कैसा लग रहा है आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पोलैंड के लोगों से सर्वे किया गया। उन लोगों में से जो लोग वर्ल्ड वॉर में जिंदा बच गए, उनसे पूछा गया आप कैसा फील कर रहे हैं। तो उन लोगों का एक ही जवाब था, हम थैंकफुल हैं। आज हमें जो कुछ भी मिला है, छोटा हो या बड़ा, उस सब के लिए हम खुश हैं, कोई शिकायत नहीं करते। ये वर्ल्ड वॉर ने हमें सिखाया है। इससे पहले हम लाइफ में हर चीज़ से दुखी थे, हमारी लाइफ बिल्कुल अलग थी, किसी की तारीफ नहीं करते थे, खुश नहीं थे, छोटी छोटी बातों से चिढ़ते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर ने हमें बदल दिया। आज हम छोटी से छोटी चीज़ के लिए शुक्रिया करते हैं उस ऊपर वाले का कि हमारे पास यह है। इस दर्द ने हमें मजबूत किया है, फ्लेक्सिबल किया है, वर्ल्ड वॉर के दर्द ने। यकीन ना हो तो बात करके देखना किसी कैंसर के मरीज से, वो कैंसर से जीतने के बाद आज दुनिया को कैसे देखता है। शायद आप भी अभी कोई ख़राब सिचुएशन में होंगे, लेकिन देखना जब इससे बाहर निकल जाओगे तो आपको दुनिया कैसी अलग से दिखेगी। लेकिन अगर इस वक्त हमने अपना दर्द छुपाने के लिए नशे का सहारा ले लिया, तो उसी सहारे पर हमें बची हुई ज़िंदगी निकालनी पड़ेगी अपनी। तो ये जो हमारा दिमाग है, दिमाग इसमें बहुत सारी बातें चलती हैं। एक माँ के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों को ये बोलने के लिए कतराती है, वो बोल नहीं पाती अपने बच्चों को जाओ बाहर जाके कमाओ, उसे शर्म आती है। जैसे एक लड़की को कोई लड़का मैसेज करने में कई बार डरता है, क्योंकि उसे लगता है, एक डर रहता है कि उसकी बस एक हेलो के मैसेज कर देने से सामने वाली लड़की उसे घटिया बलात्कारी ना समझ ले। एक बच्ची जो बस अपने माँ बाप की खुशी के लिए मेडिकल कर रही है,
जबकि उसका शौक़ तो म्यूजिशियन बनना है। पूरी दुनिया को बता देगी मैं म्यूजिशियन बनना चाहती हूँ, लेकिन अपने माँ बाप से डर रही है। पता है, जब बचपन में मेरे घर में एक वीसीआर आया था नया नया, तो मैं सारे बटन दबा दबा कर चेक करता था कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि उस वक्त मुझे डर नहीं था ये ख़राब हो जाएगा। लेकिन मेरे माँ बाप, उनके मन में डर रहता था ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो क्या करते थे, बुक में पढ़कर उसको चलाते थे। लेकिन आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं भी उन्हीं की तरह करता हूँ, उन्हीं की तरह बहुत सारी चीज़ों को करने से डरता हूँ। तो जब भी कभी ज़िंदगी में अटक जाओ, जैसे मैं अटक गया था उस टाइम पर, तो उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, आगे क्या करूँ। उस वक्त मेरे टीचर की बात मुझे याद आई। उन्होंने कहा था कि फालतू मत बैठो, किसी भी जगह पर तुम अगर अटक गए हो तो फालतू मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। जैसे एक नोवेलिस्ट था, उससे पूछा गया एक इंटरव्यू में, सर आपने इतनी सारी नोवेल्स, 70 से ज़्यादा नोवेल्स कैसे लिख ली? तो उसने जवाब दिया, मैं नोवेल्स थोड़ी लिखता हूँ, मैंने तो एक टारगेट बना रखा है, दिन के 200 वर्ड्स लिखने हैं। आइडिया आए या नहीं आए, मेरा तो टारगेट है दिन के 200 वर्ड्स लिखना। मतलब जब उसे आइडियाज़ नहीं आते थे तब भी वो लिखता था, 200 वर्ड्स तो लिखता था, चाहे बकवास ही लिखे। कहने का मतलब, आज रात सोने से पहले खुशी का एहसास होना चाहिए कि मैंने पूरा दिन कुछ ना कुछ किया है। यही सक्सेस है ऑथर के हिसाब से। यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि अब अगर मेरी बात दिमाग में घुसने लगी हो तो बहाने छोड़ो और अभी ही किसी भी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो। फालतू मत बैठो, कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो, उसमें तुम्हें कुछ मिल जाएगा। और बेवकूफ़ी वाले ख्याल दिमाग से निकालो। एक कहानी सुनाता हूँ, शायद आप सब पहचान जाओगी। एक जवान लड़का था, एक जवान लड़की थी, ज़्यादा एज नहीं थी दोनों की। दोनों के परिवार में बनती नहीं थी, नफरत थी, एक दूसरे से नफरत करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो लड़का चोरी छुपे लड़की के घर के किसी फंक्शन में घुस गया और उसको देखते ही लड़की उससे प्यार में पड़ गई। दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ गए। लड़की उसे गार्डन में ले गई। गार्डन में जाते ही उन दोनों ने तय किया कि अगले दिन ही वो शादी कर लेंगे, और उन्होंने शादी कर भी ली। फिर शुरू होता है जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, फैमिली ड्रामा। इससे परेशान होकर लड़की ने क्या किया, अपनी फैमिली के ड्रामे से परेशान होकर उसने एक ऐसी दवाई पी ली जिससे वो 2 दिन के लिए कोमा में चली गई। लेकिन उससे गलती बस ये हो गई कि ये चीज़ करने से पहले उसने अपने लड़के को ये बात नहीं बताई जिससे वो शादी कर चुकी थी। तो जब उसने दवाई पी तो वो कोमा में चली गई। इस चीज़ से लड़के को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे पता नहीं था ऐसी भी कोई दवाई थी। तो लड़के ने सुसाइड कर ली, क्योंकि उसका ये मानना था कि यहाँ अगर मैं उससे नहीं मिल सका तो किसी और दुनिया में जाकर मिलूंगा, एक हो जाऊंगा उससे जाकर, यहाँ उससे एक नहीं हो सका। लेकिन इन दोनों ने जिंदगी को ठीक से समझा ही नहीं था। जिस जिंदगी में ये घुस रहे थे उसको ढंग से समझा ही नहीं था। तभी तो ये बेवकूफ़ी की। जब लड़की जागी तो उसे पता चला कि वो तो मर गया, तो इस लड़की ने भी खुद को मार लिया। रोमियो जूलियट की ये कहानी हमें सब सुनाते हैं और बोलते हैं कि क्या प्यार करने वाले थे, लेकिन ढंग से पढ़ने पर हमको पता चलता है, सतह पर जाने पर, दोनों ने क्या बेवकूफ़ी की। और दोस्तों, मानो या मत मानो, बहुत से लोग ये मानते हैं कि शेक्सपियर ने इस ड्रामा को ये साबित करने के लिए लिखा था कि पागलपन की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। और लोगों ने आज इसका ऐसा मतलब निकाला है कि आज से पहले ह्यूमन हिस्ट्री में प्यार को किसी जश्न की तरह ऐसे कभी नहीं मनाया गया जैसे आज मनाया जाता है। और देख लो, हर कोई प्यार के पीछे आज ऐसा पागल है। सब चाहते हैं कि मेरी लव स्टोरी में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामा हो। प्यार बना कोकीन ड्रग्स, एक ऐसा कोकीन जिसका डोज टाइम टाइम पर लेना ज़रूरी है। अभी देखना, बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या बेवकूफ़ आदमी है, प्यार की पावर को नहीं समझता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऑथर के हिसाब से प्यार 2 टाइप के होते हैं, एक हेल्दी, एक अनहेल्दी। एक स्वस्थ प्यार, एक अस्वस्थ प्यार। अस्वस्थ प्यार जो होता है उसमें प्रेमी और प्रेमिका, लवर्स, अपनी प्रॉब्लम से भाग कर आए तो पक्का है आने वाले टाइम पर ये दोनों ऐसा एक दूसरे के साथ भी कर सकते हैं। और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये एक दूसरे का साथ भी देंगे। मतलब आज ही अपनी प्रॉब्लम से भाग कर आ गए तो आने वाली ज़िंदगी में इनकी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी क्या, और आएंगी तो ये एक दूसरे पर डालेंगे। अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो यहाँ पर ऑथर का कहने का मतलब ये है कि कोई भी साथी चुनो तो अपनी माँ जैसा चुनो, जो तुम्हारी गलतियों की जिम्मेदारी भी अपने सर पे ले लेती है। और बनो भी तो अपने माँ जैसे, अपने साथी की जिम्मेदारी भी अपने सर पे ले लो। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखो। अपनी प्रॉब्लम्स को तो कम से कम खुद फेस करना सीखो। अच्छा, एक चीज़ पर कभी गौर किया है, कई लोग अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं। जैसे मैं भागता था एक देश से दूसरे देश। फिर मैंने एक बात पर ध्यान दिया, मेरा ध्यान एक बात पर गया कि किसी भी चीज़ का फर्स्ट एक्सपीरियंस कितना कमाल का होता है। जैसे कभी आप अपने देश से बाहर नहीं गए, अपनी कंट्री से कभी बाहर पैर रखा नहीं आपने। जब पहली बार किसी देश के अंदर जाओगे ना, तो वहाँ जाकर सब चीज़ों को नोटिस करोगे, सब चीज़ों को देखोगे। इससे पहले आपका एक्सपीरियंस नैरो था, अब जाकर आपने दुनिया को देखना शुरू किया है। लेकिन जब आप 20 देशों में घूम चुके होगे तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जब 50 देशों में घूमोगे
तो उसके बाद में आपको कोई मज़ा नहीं आएगा। आप सिर्फ ऐसे ही नज़रें डालोगे चीज़ों पर, इतने नोट नहीं करोगे चीज़ों को। फर्स्ट टाइम जब पार्टी में मैंने शराब पी थी तो सर घूम गया था मेरा, लेकिन अब सब नॉर्मल है, इतनी बार मैं पी चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें छोड़कर मैंने एक रुकी हुई ज़िंदगी जीने का फैसला किया। तो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करो। अब यहाँ पर ऑथर एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में बताते हैं जिसको कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ से निकाला गया। तो उसके हिसाब से जब वो मर गया उसके बाद में उसकी बुक पब्लिश हुई जिसमें उसने ये लिखा था, कभी जानवरों को देखना, कभी देखा है जानवरों को किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं रहती। कभी देखा है कभी किसी जानवर ने सुसाइड की हो? क्यों? क्योंकि जानवर कभी अपने पास्ट को पकड़ के रोता नहीं है, फ्यूचर के लिए परेशान नहीं होता। जो आज उसे दिख रहा है, जो आज उसे मिल रहा है, उसमें वो खुश है। तो इंसान की प्रॉब्लम्स का रीज़न भी उसकी पास्ट फ्यूचर की नेगेटिव थिंकिंग है। इसलिए जब इंसान को लगता है कि लोग उसे मरने के बाद में भूल जाएंगे तो वो कोशिश क्या करता है, बड़ी बड़ी चट्टानों पर, बिल्डिंग्स पर अपना नाम लिखवाना शुरू कर देता है। अपने पीछे एक ऐसी छाप छोड़कर जाए, अपने बच्चों से बात करे, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम बिताए, ताकि उसके जाने के बाद भी वो अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करता है उनके रूप में। लेकिन जब ये कोशिशें फेल होने लगती है तो वो बिखर जाता है। तो इतनी उम्मीदें पालनी ही क्यों चाहिए? जो सामने दिख रहा है उसे अपना लो, चाहे मौत ही क्यों ना हो। दोस्तों, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से मैंने इस बुक को समझाने की कोशिश की है। इस बुक का मेन आइडिया है टेक इट ईजी। इतना लोड मत लो, और लो तो सही चीज़ों का लो।